हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के जो विविध टॉपिक्स के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो किसी भी और कैटेगरी में जिसको सम्मिलित नहीं किया जा सका। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है घटना चक्र से उठाए गए हैं। ये घटना चक्र का अलग चैप्टर है जिसमें कि वैसे क्वेश्चन को अलग चैप्टर में बना दिया गया जो किसी भी और चैप्टर में नहीं डाला गया या फिर सम्मिलित नहीं किया जा सका। दोस्तों, यहाँ पे आज वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन है मेजरली जो है मैच दी फॉलोइंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैप्टर को लगाते हैं तो इससे आपको दिमाग में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सभी दिल्ली सल्तनत के राजाओं के और भी कई सारे चीज़ों का, वो काफ़ी आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको एग्जाम में वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसान पड़ेगा। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आप इस चैप्टर को पूरे अंत तक देखिए। दोस्तों, आप लोग हैं, आप जुड़े रहिए हमारे मेडावल सीरीज में, क्योंकि हम लोग मेडावल सीरीज में पूरे क्वेश्चन जो घटना चक्र के हैं उसको कवर करेंगे और काफ़ी डिटेल से अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले ही घटना चक्र के जो सारे क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत को वो मेजरली डिस्कस कर लिया है। तो ये आज हम लोग का 10वां वीडियो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और साथ में एक बीच में आया था विजयनगर एम्पायर के ऊपर में। तो दोस्तों, हमने सबसे फर्स्ट पहले वीडियो पब्लिश किया था भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें हमने बात करी थी भारत में पहले मुस्लिम शासन आक्रमण करने वाले कौन से राजा थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त करी थी। फिर हमने इस वाले चैप्टर में बात करी थी मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, अलबरूनी के बारे में, फिरदौसी के बारे में, और बैटल ऑफ तराई जो पार्ट 1, बैटल ऑफ तराई पार्ट 2, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से। फिर हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में बात करी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश पे। तो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश जो है चालू किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत करी थी इसकी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी भारत में। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं स्लेव डायनेस्टी के इल्तुतमिश। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा बनती हैं रजिया। तो रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो रजिया थी, रजिया सुल्तान थी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं उसके बलबन। तो बलबन पे भी दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सजदा, पैबोस और दीवाने अर्ज, और साथ में हमारी हो गया ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हो गया। इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उसमें उस जाके टॉपिक को आप देख सकते हैं। फिर हमने बात करी खिलजी राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, सब दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला जो हमारा राजवंश था वो तो हमारा खिलजी राजवंश। इसमें मेजरली 2 ही राजा आते हैं जिनपे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है हमारे जलाउद्दीन खिलजी, दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि उन्होंने लेके आए थे मार्केट रिफॉर्म्स। तो मार्केट रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया था कि प्राइस कंट्रोल किया था, और जितने भी चीज़ें खाने पीने की, साथ में सोने चांदी जैसी चीज़ें थी, सभी को प्राइस कंट्रोल किया था। तो ये उस समय के हिसाब से ऐसा काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे जुड़े कई सारे सवालों को हमने चर्चा करी थी खिलजी राजवंश के अंदर। फिर हमने बात करी तुगलक राजवंश के बारे में, क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसमें मेजरली 3 राजा आते हैं। इसकी जो फर्स्ट फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, फिर थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, फिर थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। जो मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इन पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय काल के कौन सा राजवंश राज किया, तो वो था हमारा तुगलक राजवंश। फिर हमने दोस्तों बात करी लोधी राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, लोधी राजवंश की शुरुआत हुई थी बहबुल लोधी के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। और इसके बाद इनके जो इंपॉर्टेंट राजा सबसे हैं वो है सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था। फिर इनके सबसे लास्ट राजा थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हराया था, और लोधी राजवंश की वहाँ पे खत्म हो गई थी और मुगल राजवंश की यहाँ भारत में स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों हम लोगों ने बात करी विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर की हम लोग बात करी, तो इसमें जो है मेजरली हरिहरा और बुक्का ने इसको चालू किया था। तो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी आती हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी है विजयनगर एम्पायर में। तो विजयनगर में एम्पायर में कृष्णदेव राय काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा हैं, तो उन पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक हैं इन पे क्वेश्चन को आप बिल्कुल जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, फिर हम लोगों ने बात करी दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से जुड़े सवालों को, जैसे दीवाने अर्ज क्या होता है, दीवाने खैरियत क्या होता है, दीवाने रियासत क्या होता है। फिर हमने बात करी दीवाने बंदगन क्या होता है। इस टाइप से जितने जो टर्म्स होते हैं, और साथ में दीवाने आमिर कोही क्या होता है,
जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में हमने चर्चा करी दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में। दोस्तों फिर हमने बात करी दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो भी नई चीज़ें बनी थी, जैसे हमारा हो गया कुतुब मीनार हो गया, साथ में कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, अलई दरवाज़ा हो गए, साथ में ये इस टाइप से जितने क्वेश्चन बने थे सब पे हमने चर्चा करी, इस वाले टॉपिक में चर्चा करी। फिर दोस्तों हम लोगों ने बात करी दिल्ली सल्तनत में लिटरेचर के ऊपर बात करी। तो दोस्तों लिटरेचर में जो है कई सारे पर्सनालिटीज़ इंडिया में आए थे, जो यात्री आए थे, जैसे अलबरूनी आए थे तो उन्होंने कुछ किताब लिखी। फिर हमारे इब्न बतूता आए थे, उन्होंने किताब लिखी, भारत में चर्चा करी, किस राजा के पास वो गए। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं जो आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपका जो है दिल्ली सल्तनत काफ़ी अच्छे से कवर कर दिया हो जाएगा। और दोस्तों ये टॉपिक जितने होते हैं, सारे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी रिपीट किए जाते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के जो विविध क्वेश्चंस हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं घटना चक्र में दिए हुए सबको चर्चा करेंगे और काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ में उस समय के राजा थे, जैसे दिल्ली सल्तनत के कोई भी राजा आए थे उसके बारे में उन्होंने जो जो काम किया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का हम लोग का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में पोलो का खेल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ये हमारा चालू किया गया था, तुर्कों के द्वारा ये गेम चालू किया गया था। दोस्तों अगर आपको ध्यान में होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते वक्त। पोलो को बोलते थे चौगन के नाम से जाना जाता है, उस समय जो है चौगन बोला जाता था। ठीक है, तो पोलो इंडिया में लाया गया था तुर्कों के द्वारा, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे चौगन खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए पोलो के गेम ऐसे होता है जिसमें घोड़ों पर बैठ करके वो खेलते हैं, बॉल को डंडे से मारते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु 1210 में हो गई थी पोलो खेलते वक्त, मतलब चौगन खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारे फर्स्ट रूलर थे हमारे स्लेव डायनेस्टी के, ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ये थे स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो है स्लेव थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे भारत में दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। और इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये पैसे खर्च करने में टेंशन नहीं लेते थे, पैसे बहुत दिल फेंक के खर्चा करते थे, इसलिए इनको बोला जाता था लाख बख्श। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। और इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क बनाया अजमेर में। तो ये कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या चीज़, तो वो एक मॉस्क है जो कि अजमेर के अंदर मौजूद है। उसी तरीके से कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है, ये दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो ये कहाँ पे, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के पास वहाँ पे ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है। कुव्वत उल इस्लाम के मॉस्क के अंदर ही अलई दरवाज़ा मौजूद है। तो ये भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत भी करी थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत के फाउंडर तो थे, लेकिन उनका कैपिटल दिल्ली नहीं था, तो ये उनका कैपिटल था लाहौर। तो लाहौर को जो है दिल्ली शिफ्ट करने वाले जो राजा शासक का नाम क्या था, वो था इल्तुतमिश। तो उसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तर बंधन जो है किसे कहा जाता है, दस्तर बंधन किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर है उलेमाओं को दस्तर बंदर कहा जाता है। तो असल में हुआ क्या था, सल्तनत काल में जितने भी हाई पोजीशन के हमारे जो रिलीजियस और साथ में जुडिशल जो के लोगों के व्यक्ति थे, उनको दस्तर बंदर के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी रिलीजियस और जुडिशल ऑफिसर्स को हम लोग दस्तर बंदन के नाम से जानते थे। तो दोस्तों आपको इसका टर्म का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको मैच करना है। तो मैच देखिए क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या चालू किया था, तो इन्होंने चालू किया था कैनाल। बलबन ने क्या चालू किया था, इन्होंने चालू किया था नौरोज़। नौरोज़ जो है पर्सन पारसी फेस्टिवल है, इन्होंने अपने दरबार में इसको चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, दीवाने रियासत चालू किया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। जहांगीर के समय सर थॉमस रो आए थे। तो इसका सही आंसर है बी।
दोस्तों फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक राजवंश के सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक आते हैं। तुगलक राजवंश में से दो राजा के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरे हमारे फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर के 1388 तक शासन किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने जो है जजिया लगाया था ब्राह्मण्स पे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। इन्होंने दीवान खैरात डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें ये खैरात की तरह लोगों की हेल्प करते थे। खास करके मुस्लिम महिलाओं की और बच्चों का जो उनके खाने पीने का जुगाड़ नहीं था, उनको ये हेल्प करते थे। दीवान बंदगन नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसमें इन्होंने ये स्लेव्स को रखते थे और उनसे काम करवाते थे, जिसमें वो भी एक्सपर्टीज़ था, उनको अपने कारखाने में रख करके उनसे काम करवाते थे। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे कैनाल्स बनवाए। उस कैनाल्स को बनवा करके उन्होंने से जो पानी आता था उस पर टैक्स लगाया, और जो भी लोग उसका पानी को यूज़ करते थे अपने खेती करने के लिए, वो एक टैक्स लगाया। हक ए सर्व नाम से इन्होंने टैक्स लगाया, इरिगेशन टैक्स लगाया था। तो ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने इरिगेशन पर टैक्स लगाया था। अब देखिए चूंकि ये कई सारे कैनाल्स बनाए थे, तो इसलिए एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाना पड़ा होगा इतने सारे कैनाल्स को बनाने के लिए। तो ये सही बात है, इन्होंने एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया था। ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया था। फिर इन्होंने फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी काम किया था। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये इस बात का आप देखिए कि उस समय कोई भी व्यक्ति अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाता है जो भी बेरोजगारों के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे राजा थे फिरोज तुगलक, इन्होंने बेरोजगारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया था। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी इस पर कई सारे बनते हैं। जैसे इन्होंने बनाया था दारुल सफ़ा हॉस्पिटल बनाया था। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल था। ठीक है, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल था जिसमें कि काफ़ी सस्ते में या फ्री में जो इलाज किया जाता था लोगों का। इन्होंने 2 पिलर, अशोक के पिलर दिल्ली लेकर के आए थे। वो टोपरा और मेरठ से ये अशोक के पिलर लेके आए थे, स्तंभ लेकर के आए थे। इन्होंने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था ताकि वो पर्शियंस में जो है हिंदू के टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सके, और साथ में हिंदू के जो भी सोचने के तरीका है, उनके जो पुरानी हिस्ट्री को समझने का वो कोशिश कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था कि लोगों को हज भेजने के लिए सरकारी खर्च पे वो हज भी भेजते थे मुसलमानों को। तो दोस्तों ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। दोस्तों और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो अगर आप तुगलक डायनेस्टी के जाकर के चैप्टर को आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे और भी जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन और भी जितने क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए इंपॉर्टेंट ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उनको ये कहाँ पे, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। जैसे इब्न बतूता हो गया, ट्रेवेनियर हो गया, अल-बरूनी हो गया, मनुक्की हो गया। तो देखिए अगर आपको ध्यान में होगा, अल-बरूनी कब आए थे? ये हमारे आए थे मोहम्मद गजनवी के समय में आए थे। ठीक है, तो गजनवी के समय आए थे। तो ये सबसे पहले हुआ, ये हमारे आए थे। उसका जिसमें फर्स्ट 3 होगा तो उसका आंसर होगा, तो फर्स्ट 3 हमारा देखिए यहाँ पे बी है इसका आंसर, तो उसका आंसर है बी। उसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो देखिए ये इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। फिर ट्रेवेनियर जो है आए थे, फ्रेंच थे, और ये शाहजहाँ के समय में आए थे। मनुक्की जो है इटालियन थे और उनमें प्रिंस दारा सिंह के समय आए थे। जो अगर आप इनका देखिएगा तो सबसे पहले हमारे आए थे अल-बरूनी, उसके बाद हमारे आए थे इब्न बतूता, उसके बाद हमारे ट्रेवेनियर, फिर लास्ट में हमारे हो गए मनुक्की। तो दोस्तों इस टाइप के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि आपके जो दिमाग में जो है ये एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है और आप उस भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और इसको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी मिलती होती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता देखिए दोस्तों, इब्न बतूता की जो बारे में हम लोग बात करें तो देखिए इनकी एक फेमस किताब है किताब उल रिल्हा। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप किताब को ध्यान में रखना है कि किताब इब्न बतूता ने किताब लिखी थी किताब उल रिल्हा, जिसमें भारत के बारे में बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को चर्चा करी गई है। तो यहाँ पे उस समय भारत में क्या स्थिति थी, लोग कैसे रहते थे, खान पान क्या होता था, क्या भी ट्रेड कैसे होता था, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। किताब उल रिल्हा वो उस किताब का नाम है। देखिए ये पहली बात तो मोरक्को के रहने वाले थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को के रहने वाले थे। और उनकी ट्रैवल जर्नी देखिए कैसे थे, तो वो कितनी जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया है। देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए रेड में, ग्रीन में, ये ब्लूइस में कहाँ ट्रैवल किया, उन्होंने बहुत सारे जगह पर ट्रैवल किया था। तो इब्न बतूता पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। दोस्तों ये रहने वाले थे मोरक्को के, तो मोरक्को का कैपिटल है रबात। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में।
देखिए, अल बरूनी अभी बताया कि मोहम्मद गजनवी के समय आए थे। तो मोहम्मद गजनवी जो है करीब 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, और उसने जो है सोमनाथ टेम्पल को कई बार लूट के ले गया था। तो अल बरूनी उसी के साथ आया था इंडिया। तो अल बरूनी ने पतंजलि के योगा सूत्र को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था और उसका नाम था किताब पतंजल। इसकी एक फेमस किताब है अल बरूनी की, उसका नाम है तहकीक ए हिंद, जिसमें कि भारत में उस समय के हिसाब से सोशियो कल्चरल डिस्क्रिप्शन को काफ़ी डिटेल से बताया गया है। और ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों के बारे में पढ़ाई करी थी। तो आपको ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस टाइप से जो है अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, तो आपको ऐसे ही रिवीजन मिलता रहेगा और आपके टॉपिक आराम से प्रिपेयर होते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को के थे, ये सही है। मार्को पोलो इटली के थे, ये भी सही है। अब्दुल रज़ाक ये टर्की के नहीं थे, ये ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए क्या है, सी इसका आंसर है, क्योंकि ये ईरान के रहने वाले थे, सम्मिलित नहीं है। तो ये इसमें नॉट गलत कौन सा, तो ये सी आंसर इसका गलत है। तो ये ईरान के रहने वाले थे, ये देवराय टू के समय आए थे। देवराय टू कौन से थे, तो विजयनगर एम्पायर के ये राजा थे, उनके शासनकाल में अब्दुल रज़ाक आए थे। देखिए अब्दुल रज़ाक को भेजा गया था शाहरुख के द्वारा। शाहरुख जो है तिमुरुद डायनेस्टी के रूलर थे पर्सिया के, तो उन्होंने भेजा था देवराय टू के समय, भेजा था एज ए एम्बेसडर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने नाप कर भूमि पर आधी फसल राजस्व के रूप में मांगी। देखिए उस समय किस राजा ने पहली बार मांगा, जो लैंड पे रेवेन्यू लैंड टैक्स लगता था, तो किस राजा ने पहली बार मेजरमेंट करके जो टैक्स मांगा 50% टैक्स मांगा। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इस पे जो है दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो हाफ टैक्स लगाया था, लैंड टैक्स लगाया था, वो मेजरमेंट ऑफ लैंड के हिसाब से मतलब लगाया था। ठीक है, और जो है अगर आप बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, इसने जो है प्रोडक्शन के हिसाब से लगाया था। हाफ इसने भी लिया, लेकिन ये इसने लिया प्रोडक्शन के हिसाब से। तो दोस्तों इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किस राजा ने प्रोडक्शन के हिसाब से हाफ टैक्स लिया, लैंड पे टैक्स लिया, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। किसने मेजरमेंट के हिसाब से हाफ टैक्स लिया, तो वो लिया उसने लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग जब भी इंपॉर्टेंट राजा आज मिलने वाले हैं उनको अच्छा डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ऐसे सुल्तान थे जो मेजरमेंट ऑफ लैंड को उन्होंने आदेश दिया। इन्होंने कई सारे टैक्स लगाए, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी देखिए इन्होंने क्या किया था, मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। ये क्यों ऐसा लेके आए थे, वो चाहते थे कि आर्मी बहुत बड़ी मेंटेन करते थे, तो उसको अगर ज़्यादा सैलरी देंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा। तो उसी के चक्कर में वो क्या किए कि मार्केट रिफॉर्म्स लेके आ गया और प्राइस को कंट्रोल कर लिया। तो उसमें क्या कि सब चीज़ों को सस्ता कर दिया। अगर चीज़ें तभी सस्ता हो सकता है अगर वो सस्ते पे चीज़ें खरीदें और लैंड टैक्स को भी ठीक ठाक लिया जाए और सही से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, उसमें करप्शन भी कम हो। तो इसमें काफ़ी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया और कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए। तो उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हमने दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ में दिल्ली सल्तनत के हमने खिलजी डायनेस्टी पे डिटेल से कवर किया है। अगर आप यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लेके आए और अलग अलग प्रकार के मार्केट्स बना दिए। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे जो मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए। तो कि अब मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए तो इसके लिए उन्होंने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, ताकि चीज़ों का आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके बिना किसी करप्शन के लिए। तो करप्शन को रोकने के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था दीवान मुश्तक राज। तो क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन था, उसको रोकने के लिए ये डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था। और उन्होंने सबसे पहले चालू करी घोड़े की ब्रांडिंग। मतलब घोड़े को ब्रांडिंग, जो भी घोड़सवार था वो अपने घोड़े को ब्रांडिंग करता था, ताकि घोड़ा को वो वही देखरेख कर सके और घोड़ा कहीं लड़ाई में बिछड़ जाए तो उसको आराम से ढूंढ के घोड़े पे बैठ के लड़ाई भी कर सके। और ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सैनिकों को कैश में पैसा दिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार किसी राजा ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही आपको ध्यान होगा, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो पद्मिनी का जौहर दिखाया गया था। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की वाइफ थी पद्मिनी, वो जौहर कर ली थी जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक फेमस किताब है पद्मावत, जिस पे भी पद्मावत मूवी बनी थी, मोहम्मद जैसी की वो किताब लिखी गई थी और इन्होंने एक सिटी बनाई थी, उसका नाम था सिरी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी टैक्स लगाई थी, ये घर पे टैक्स लगाए थे, उसको बोलते थे घड़ी टैक्स। और चरवाहा लोग जो चरवाते हैं, जो गाय भैंस बकरी को चराते थे, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था कि आपको चराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उसके लिए टैक्स देते थे लोग, और उसको चारी टैक्स बोला था। तो ऐसा लगाने वाले ये पहले राजा बन गए थे जो उन्होंने घर पर टैक्स लगाया और साथ में चरवाहों पर टैक्स लगाया। और अलई दरवाज़ा, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है, दिल्ली सल्तनत के हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अलई दरवाज़ा के बारे में डिटेल से चर्चा करी है। तो अलई दरवाज़ा भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये अलई दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम में मॉस्क में मौजूद है, और कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो है कुतुब मीनार के बगल में मौजूद है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर ए सानी। ये क्या थे, ये चाहते थे कि वे सिकंदर की तरह पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकें, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था सिकंदर ए सानी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, कौन से राजा कब कब आए थे। तो देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे। देखिए, शेरशाह और अकबर तो बाद में आए थे। अगर आपको यहाँ पे देखिएगा तो सब ये स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले रजिया सुल्तान आई थी इल्तुतमिश के बाद। उसके बाद ये इल्तुतमिश, इनकी शासनकाल देखें हम लोग तो ये स्लेव डायनेस्टी की ये हमारी पार्ट थी, स्लेव डायनेस्टी की थी ये, और ये हमारे खलजी डायनेस्टी के पार्ट थे। तो खलजी डायनेस्टी जो है ये स्लेव डायनेस्टी के बाद ही थे, मतलब 4 के बाद ही ये 3 होगा। तो यहाँ पे आंसर ये ठीक लग रहा है, ये सी इसका आंसर है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो शेरशाह पहले आए थे अकबर के, तो यहाँ पे इसका आंसर सी है। अगर हम लोग शासनकाल की बात करें तो शेरशाह यहाँ पे 1540 से लेकर के 1545 तक थे। अकबर जो है, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये 1296 से लेकर के 1316 तक रहा था। फिर रजिया सुल्तान की बात करें तो ये 1236 से लेकर के 1240 तक रहा था। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मोहम्मद बिन तुगलक, फिर अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी, मर्डर ऑफ जलाउद्दीन खिलजी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो इसे देखिए, यहाँ सेकंड बैटल ऑफ तराइन सबसे पहले होगा क्योंकि ये हमारा हुआ था 1192 AD में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था और भारत पर मुस्लिम शासन का ये पहला पड़ाव था। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर 4 से चालू होगा, इसका आंसर होना चाहिए ए। देखिए, इसका आंसर सही में ए है। और यहाँ पे देखिए, फिर अगर जलाउद्दीन, अब स्लेव डायनेस्टी के बाद जो में सबसे पहले आई थी खलजी डायनेस्टी, खलजी के बाद हमारी आई थी तुगलक डायनेस्टी। तो खलजी डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे जलाउद्दीन खलजी की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद उसके राजा बने थे अलाउद्दीन खिलजी। तो ये इस बात 3 है। फिर अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी में हुआ क्या था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही ये लिंक्ड है अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी साजिश। इसमें क्या किया गया था, जो पहले राजा थे तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद बिन तुगलक का जो दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, इन पे ये आरोप लगाया जाता है कि ये घियासुद्दीन तुगलक की इन्होंने हत्या करी थी। तो उसी कॉन्स्पिरेसी को बोला जाता है अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी। तो दोस्तों, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया था दिल्ली टू दौलताबाद। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, इनका जो मेन नाम था, पुराना नाम था, वो था जूना खान। जूना खान से ये जब राजा बन गए तब ये उन्होंने अपना नाम रख लिया मोहम्मद बिन तुगलक, और इनको पगला राजा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कितनी बड़ी आयरनी है कि इनको जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे राजा का भी सम्मान प्राप्त है। ठीक है, इनसे बड़ा पढ़ा लिखा जो भी लर्नड मैन कोई भी आपको दिल्ली सल्तनत की कोई भी सुल्तान नहीं मिलेगा। लेकिन इनको पगला राजा भी बोला जाता, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए थे। जैसे उन्होंने क्या किया, टोकन करेंसी लेकर के आए थे, ये भी फेल हुआ था। फिर बाद में उन्होंने लेके आए थे कि दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट किया था दौलताबाद। तो ये ऐसे काफ़ी बड़े काम किए थे जो इनके समय में हुआ था। फिर और इन्होंने दीवान आमिर कोही बनाया था, जो एग्रीकल्चर पे काफ़ी काम किया था ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ये इन्हीं के समय में हुआ था। और जो है इन्हीं के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता के बारे में अभी आपने देखा कि उसने कौन सी किताब लिखी थी, किताब उल रिला उनकी किताब थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है।
मैच करना है यहाँ पे आपको यहाँ पे सही से मैच करना है। देखिए यहाँ पे कौन सा मैच नहीं है, बहादुर शाह गुजरात के ही थे, रेजा सुल्तान दिल्ली में राज किया था, बहादुर मालवा के थे। इसका सही आंसर है बी। चांद बीबी जो है ओढ़ की नहीं थी, इसका सही आंसर देखिए कैसे है। देखिए चांद बीबी जो है एक भारतीय मुसलमान थी, ठीक है। ये जो है बीजापुर में की रीजेंट थी और साथ में अहमदनगर की ये रीजेंट थी। तो इन्होंने जो है मुगलों के खिलाफ अपने जो अहमदनगर को काफ़ी अच्छी तरीके से बचाव किया था, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हो गई थी। तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चांद बीबी कहाँ की थी, तो आपको इस बात का तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है। देखिए रणथंभौर के राजा कौन थे, चित्तौड़ के राजा को, चित्तौड़ के बारे में अभी देखना कि वहाँ की जो पद्मिनी थी उन्होंने जौहर किया था, राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे। तो इसका सही आंसर इसके बी का होगा डी। तो बी का देखिए यहाँ पे बी का डी 4 ऑप्शन में है। अगर आप देखेंगे देवगिरी करणदेव कौन सा इसका सही आंसर है, तो सही आंसर इसका देखिए है डी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आंसर इसका डी है। कैसे कैसे मैच हो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से दोस्तों आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। कृष्णदेवराय कब थे, फिर कुतुब मीनार कब बना, पोर्तुगीज इंडिया कब आए, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई। देखिए कृष्णदेवराय तो बाद में आए थे विजयनगर एम्पायर की। सबसे पहले यहाँ पे कुतुब मीनार बना होगा, क्योंकि ये चालू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इसका जहाँ पे चालू होगा वो उसका आंसर होगा। ये दोनों तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप बात करें फिर इसके बाद हमारा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी के बाद खलजी डायनेस्टी आती है, खलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी आती है। तो तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है पोर्तुगीज आए थे 1498 में। देखिए या 1498 में पुर्तगाली भारत में आए थे। और उसके बाद जो है कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर एम्पायर के काफ़ी बड़े राजा थे, और इन पे पूरा श्रेय जाता है कि विजयनगर एम्पायर को पूरा से पुनर्जीवित किया था। तो विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेवराय पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हमने एक डिटेल से अलग चैप्टर में अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज हम लोग थोड़े से क्वेश्चन को अभी डिस्कस बता देंगे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन उनको पूरा डिटेल से कवर करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, विजयनगर एम्पायर का लिंक दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये घटना चक्र के हैं, ये हमने कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें कृष्णदेवराय के, तो ये जो है अगर आप बात करें तो तुलुवा डायनेस्टी के थे। और ये यहाँ पे देखिए 1509 से लेकर के 1529 तक इन्होंने शासन किया था। और इन पे जो है कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए ये ऐसे हैं। जैसे इन पे पूरी तरीके से इनको श्रेय जाता है विजयनगर एम्पायर को दोबारा से खड़ा करने के लिए। और इनके जो एक टर्म है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अष्टदिग्गज जो है एक टर्म काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब 8 तेलुगु पोएट्स थे इनके 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 कोर्ट में, तो इसलिए इनको अष्टदिग्गज का टर्म्स भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। और इन्होंने कुली कुतुब शाह को हराया था बैटल ऑफ गोलकोंडा में। तो इस बैटल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैटल ऑफ गोलकोंडा में कृष्णदेवराय ने कुलू कुतुब शाह को हराया था। अब दोस्तों ये कुलू कुतुब शाह थे कौन, तो कुलू कुतुब शाह जो हैं इन्होंने हैदराबाद को फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। हैदराबाद को फाउंडेशन रखा था। हैदराबाद का पुराना नाम था भावनगर, जो कि बाद में बदल के हैदराबाद कर दिया गया। और कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस टर्म्स हैं इनके खिलाफ, जो इनके लिए जो यूज़ किया जाता है। तेलुगु लिटरेचर का जो गोल्डन एज है वो कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय ही बोला जाता है। और इन्होंने एक सिटी को एस्टैब्लिश किया था, उसका सिटी का नाम था नागलपुरा सिटी, जिसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हजार राम टेम्पल ये कहाँ पे मौजूद है, ये हम्पी में मौजूद है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स थे जो कृष्णदेवराय पे जो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हिसाब से बनते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि कृष्णदेवराय और विजयनगर एम्पायर पे बनते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप विजयनगर एम्पायर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व मध्यकालीन साम्राज्य में पदनाम नैमिकता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सही आंसर है इसका स्टेट के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी, राज्य के ज्योतिषी के लिए ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ पे फिर से ट्रैवलर्स की बात करेगी है। वो ऐसे ट्रैवलर जिन्होंने करीब 44 कंट्रीज को घूमा और करीब 73,000 माइल्स को उन्होंने ट्रैवल किया। तो ऐसे जो प्री मॉडर्न टाइम्स में, तो दोस्तों ऐसे कौन से ट्रैवलर थे जिन्होंने करीब 44 देशों की, जो आधुनिक देशों की जिन्होंने ट्रैवल किया, साथ में करीब 73,000 मील की दूरी तय करी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता के बारे में हमने देखा ही कि वो सब बहुत बड़े ट्रैवलर थे और उन्होंने मोरक्को के रहने वाले थे। और उन्होंने
जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इब्न बतूता की फेमस किताब है किताब उर रुल्हा, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये देखिए, मोरक्को के रहने वाले थे और उनका ट्रैवल की जो जर्नी है वो कैसे कैसे आइटनरी है, कैसे कैसे वो ट्रैवल किया है उन्होंने। वो करीब 44 कंट्री साथ में 73,000 मील की दूरी उन्होंने तय किया था। करीब 30 साल तक उन्होंने ट्रैवल किया, 44 कंट्री को ट्रैवल किया और 73,000 माइल्स को उन्होंने ट्रैवल किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्रों में चुंबकीय कंपास के प्रयोग का सबसे पहला संदर्भ किसको द्वारा दिया गया? मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी या फिर निकोलो कॉन्टी? तो सही आंसर है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की एक किताब है, उसमें उन्होंने बताया है कि चुंबकीय कंपास का उपयोग कब भारत समुद्र में पहली बार किया गया। दोस्तों उनकी किताब है जवामी उल हिकायत। हिकायत में उन्होंने मैग्नेटिक कंपास के जो भारतीय समुद्र में पहली बार उपयोग किया गया उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो उसका सही आंसर है इस्लाम शाह ने ऐसा काम किया था कि अपने सैनिकों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इस्लाम शाह जो है शेर शाह के बेटे थे और वो करीब 8 साल के लिए भारत पे शासन किया था और उनकी मृत्यु जो है 1553 एडी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है, करेक्टली मैच कौन से हैं उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका कृष्णदेव राय ने जो है किताब लिखी थी, ये अमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय की किताब लिखी है। तो ये तो आंसर दोनों गलत हो गया, मतलब यहाँ पे ये भी गलत है ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी, ये जो है इसका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे सही मैच किया हुआ क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए सही मैच यहाँ पे किया हुआ है, कृष्णदेव राय के अमुक्त मर्यादा लिखा हुआ था और महेंद्र वर्मन का मतविल्ला प्रहासन है और साथ में भोजदेव का समरंगन सूत्रधारी भोजदेव के द्वारा लिखी गई सोमेश्वर की मान सोलास, यहाँ पे सोमेश्वर की किताब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूत काल के दौरान शुरू हुआ? तो उसका दोस्तों असल में क्या था, देखिए राजपूत काल के दौरान अगर आप बात करेंगे तो वो जो है, अगर आप देखिएगा कि उस समय मुस्लिम आक्रमण काफ़ी बढ़ रहा था इंडिया में, तो वहाँ की महिलाओं ने अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए जौहर को चालू किया था। क्योंकि मुसलमान जो आक्रमण हुआ था उसमें जो उन लोग को महिलाओं को पकड़ के ले जाते थे, उनका रेप करते थे, उनको मार देते थे, उनको स्लेव बना के भेज देते थे, इसलिए उन्होंने जो है जौहर की प्रैक्टिस करी ताकि ऐसा उनके साथ नहीं किया जा सके, और उन्होंने सती और साथ में जौहर की उन्होंने प्रैक्टिस को ये चालू किया था। देखिए अगर आपको ध्यान होगा कि पद्मिनी की जो कि राणा रतन सिंह की बीवी थी, वाइफ थी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जब उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो उन्होंने जौहर कर लिया था। इसी पे पिक्चर बनी थी पद्मावत जो है किताब भी एक लिखी हुई है, मोहम्मद जयसिंह के द्वारा किताब भी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे जो है क्लाइमैक्स सीन में ऐसे दिखाया गया है पिक्चर में, और ये जौहर का जो कुंड है ये बना हुआ है ओरिजिनल प्लेस में, ऐसा कुंड बना हुआ है। तो दोस्तों ये मूवी काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको जौहर के बारे में डिटेल से देखना है तो आपको दिमाग में चला जाएगा, अगर आप देख लीजिएगा इस मूवी को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में से कौन जैन धर्म के लेखक थे? तो सही आंसर इसका हेमचंद्र सूरी जो है जैन के रिलीजन के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है दोस्तों, मैच करना है, फिर से सेलेक्ट आंसर करना है। देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी की बात करिए, बैटल ऑफ कलिंगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तराई। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे बैटल ऑफ तराई जो है 1192 एडी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और साथ में मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। फिर अब बैटल ऑफ, अगर हम लोग कलिंग की बात करें, ये अशोक के समय हुआ था जब उसने कलिंग पे आक्रमण किया था। बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के शासक थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी। अगर हम लोग बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी तो इसमें जो है अकबर के जो फोर्सेस साथ में महाराणा प्रताप की लड़ाई की इसमें यहाँ पे जो हुई थी उसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो काफ़ी फेमस है उसके बारे में बात हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है इसका सी। देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को जो है रिश्वत दे दिया था ताकि वो हार जाए, ताकि सिराजुद्दौला लड़ाई में हार जाए। तो उसी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद ही जो है अंग्रेज़ का जो है इंडिया में जो है पकड़ धीरे धीरे बढ़ते गया।
दोस्तों इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग आगे धीरे धीरे मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग इस पे भी कई सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ये बैटल जो है कंडक्ट, ये लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 को। दोस्तों नेक्स्ट जो है कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बारे में आपको तो पता ही है। इसमें इस बैटल के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कलिंगा वॉर के बारे में। तो ये बैटल अशोक के द्वारा ये लड़ाई करी गई थी। नेक्स्ट अगर आप बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ये अकबर के फोर्सेस साथ में महाराणा प्रताप के बीच में ये लड़ाई हुई थी। 1576 में ये लड़ाई हुई थी। देखिए, और नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ तराई। बैटल ऑफ तराई में आपको तो पता ही है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 1192 एडी में। उसी के बाद ही भारत में मुस्लिम जो शासन है वो पूरी तरीके से बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे अभी हमने सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की एक किताब देखी थी, ये जवामी उल हिकायत, ये उनकी द्वारा किताब लिखी गई है। तो डी का तो 2 होगा ही होगा, तो जिसमें डी का 2 है वो उसका आंसर है। यहाँ पे अगर आपको एक भी आंसर है, यहाँ पे एक आंसर से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से कई बार आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी जो किताबें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैच किया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों इस तरह की किताबें हैं, खास करके ये वाली किताब जो है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की जो किताब है जवामी उल हिकायत, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है। अकबर किस समय क्या चालू किया था? तो आईने 2.5 साल ने चालू किया था। ये एक लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट सिस्टम है जो अकबर के समय चालू किया गया था। दोस्तों हम लोग जब मुगल काल पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी चालू किया था, इसके बारे में हमने आज भी देखा। इल्तुतमिश ने चहलगानी सिस्टम चालू किया था, और शेर शाह ने सड़क के आजम बनाया था, जिसको हम वो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से आज जानते हैं। ये रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि ये पूरे हमारे इंडिया को साथ में हम पाकिस्तान साथ में अफगानिस्तान को कनेक्ट करती थी पहले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क के आजम से नाम से जाना जाता है, ये शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सड़क के आजम जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। इसकी अगर आप देखेंगे तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ कहाँ जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए मुजफ्फराबाद, पेशावर, रिसालपुर, तकसीरा, कहाँ मर्दन, मंगोरा, स्वाट, पाकिस्तान की तरफ एरिया में ये भी जाती है, और अफगानिस्तान की तरफ भी ये जाती है, और साथ में इंडिया की तरफ भी जाती है। देखिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में बात करें, क्योंकि इल्तुतमिश के देखिए यहाँ पे हमने चहलगानी के सिस्टम के बारे में बात करें, तो हम लोग आज दोस्तों ये हमारा दिल्ली सल्तनत का लास्ट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत के मिसलेनियस में से लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम रिवीजन कराया जा सके राजाओं के बारे में। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिवीजन कराने की कोशिश है, इसलिए हम लोग आज फिर एक नए और राजा के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है स्लेव डायनेस्टी के सेकंड राजा थे, सेकंड इंपॉर्टेंट राजा थे। फर्स्ट जो हमारा स्लेव डायनेस्टी फाउंड किया गया था वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको फाउंड किया था। उसके बाद जो राजा बनते हैं वो थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को जो स्लेव ऑफ ए स्लेव ही बोला जाता है, क्योंकि ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। और इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को चालू किया था। तो दोस्तों इक्ता सिस्टम होता क्या है? इक्ता में क्या होता है कि कई बार राजाओं के पास पैसा नहीं होता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, सोल्जर्स को पैसे देने के लिए, तो वो क्या करते हैं अपने दरबार में काम करने वाले लोगों को, जो प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों को ज़मीन दे देते हैं, जागीर दे देते हैं, ताकि वो पैसे वहीं से उगाएं और अपना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा वहीं से उठाएं, और ताकि उनको जो है राजा कोई भी सैलरी नहीं दे और वो अपना सैलरी वहीं से उठा लिया करें। देखिए इल्तुतमिश ने चहलगानी सिस्टम को चालू किया था, जो कि ये बलबन ने इसको बंद किया था। बलबन ने इसको बंद कर दिया था, ठीक है। और इल्तुतमिश इसको चालू किया था। इल्तुतमिश ने फिर से कुतुब मीनार पे कुछ फ्लोर्स बनाए थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने जो करेंसी चालू किया था, सिल्वर टका कॉपर जीतल को चालू किया था। इल्तुतमिश ने कैपिटल शिफ्ट किया था, दिल्ली जो कि पहले कैपिटल हुआ करता था लाहौर जो कैपिटल था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कैपिटल था, वो उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था यहाँ दिल्ली की तरफ। और इल्तुतमिश जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे दिल्ली के, और ये कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान थे। तो कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान थे। चंगेज़ खान पे दोस्तों जो स्कर्ज ऑफ द गॉड भी इसको बोला जाता है, इसके बारे में कई सारे और क्वेश्चन है, जो कि ये आप अगर आप जाएंगे स्लेव डायनेस्टी के टॉपिक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इल्तुतमिश जो है चंगेज़ खान के कंटेम्प्रेरी थे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मक्का। दोस्तों मक्के की खेती जो है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में नहीं होती थी। ये कहाँ से मिला? तो इब्न बतूता, आपको ध्यान ही होगा इब्न बतूता कौन है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने किताब लिखा था किताब उल रिला। किताब उल रिला में लिखा था, उसमें उन्होंने बताया कि भारत के समय उस समय जो है भारत में राइस, वीट हो गया, शुगर केन, कॉटन, ये जो है उगाया जाता था। शुगर केन, कॉटन, जिसको हम लोग कपास भी बोलते हैं, ये उस समय उगाया जाता था। और उस समय जो है और भी कई सारे स्पाइसेस भी उगाए जाते थे, स्पाइसेस, मसाला। ठीक है, लेकिन भारत में मक्का नहीं उगता था। मक्का कौन लेके आया? तो मक्का लेके आया गया पोर्तुगीज लेकर के, भारत में मक्का लेकर के आए। ये भी कई बार पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उसको आपको सही से, जो नॉट करेक्टली मैच है उसको आपको पकड़ना है। तो सही आंसर है इसका जो है ए आंसर इसका सही है। अदीना मस्जिद जो है मांडू में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूद है। ये दोस्तों ये जो है मॉस्क जो है अदीना मॉस्क, जो मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूद है। और ये जो है बनाया गया है सिकंदर शाह के द्वारा, ये मॉस्क बनाया गया है। काफ़ी बड़ा ये रॉयल मॉस्क है, जिसमें कि सिकंदर शाह को भी यहीं पे दफनाया भी गया है। तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में। तो अगर आपको ये मॉस्क का भी बारे में भी ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, घटना चक्र में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया करके ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घटना चक्र के सीरीज़ को, घटना चक्र में हम लोग मेडाइवल सीरीज़ को पूरी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको अगर 1-2 बार देख लेंगे, जो कि मेडाइवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपका एग्जाम में कई जो नंबर है जो आप मिस आउट कर जाते हैं वो आप पूरी तरीके से पकड़ लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।